यूट्यूब चैनल सिविल सट्टा। मित्रों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य एक घमासान युद्ध छिड़ चुका है। पर क्या हम लोगों को पता है कि आखिर क्या रीज़न है, क्या वो कारण है कि हर दशक में हम लोग सुनते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में मध्य लगातार युद्ध जारी रहता है। हमेशा अक्सर हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, समाचार पत्रों में देखते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ा जंग। तो इसको जानने के लिए हम लोगों को इतिहास के पीछे जाना पड़ेगा, हमें इतिहास खंगालना पड़ेगा। आखिर क्या हुआ था इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य, जो आज तक भी सैकड़ों साल, हज़ारों साल बाद भी इन दोनों देशों के बीच का मसला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम पहले इतिहास के बारे में देखेंगे कि आखिर मसला क्या रहा है। तो सबसे पहला जो शुरुआत हम लोग करेंगे वो हम हिस्ट्री से बात करते हैं। हम एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ चलेंगे। मामला बेसिकली देखा जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का ये है कि जेरूसलम एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है शुरू से ही। और वो जेरूसलम क्या है, जेरूसलम कैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना, हम लोग उसको देखेंगे। मित्रों, जेरूसलम जो है तीन धर्मों का एक केंद्र है। तीन धर्म, क्रिश्चियन, ज्यूस जिसे हम यहूदी के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो धर्म है वो है इस्लाम। तीनों धर्म की आपस अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग लोगों का मत है, अलग अलग लोगों का विश्वास है, और उन तीनों धर्म का वहाँ पर पवित्र स्थान है। यहूदियों के अनुसार, यहूदियों का ऐसा मानना है कि जो एडम, जो पृथ्वी के पहले इंसान थे, वो यहीं की मिट्टी से बने थे। उन लोगों का ऐसा मानना है कि उनका जो आविर्भाव हुआ था यहीं से हुआ था। और उस जगह को वो लोग टेम्पल माउंट के नाम से जानते हैं। टेम्पल माउंट बेसिकली सोलोमन किंग था, एक ऑटोमन एम्पायर का सोलोमन किंग था। उन्होंने इसका निर्माण कराया था। लेकिन कुछ समय के बाद कई युद्ध हुए, और युद्ध के पश्चात टेम्पल का कुछ बाहरी हिस्सा जो है बच गया, जिसे हम वेस्ट वॉल के नाम से जानते हैं। और ये वहाँ आज तक भी यहूदी लोग पूजा करते हैं। पूजा क्या करते हैं, वहाँ पर जाके प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदरी हिस्से में किसी भी इंसान को जाना मना है। फिर हम देखते हैं कि आखिर ये जगह जो जेरूसलम है, एक छोटा सा एरिया है 35 एकड़ का, उस पूरे एरिए के बीच के लिए ये लड़ाई जो है चली आ रही है। मुस्लिम लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो पैगंबर मोहम्मद साहब है, सन 621 ईस्वी में यहाँ पर आए थे। उड़ते हुए या उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर पैगंबर मोहम्मद साहब यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर एक मॉस्क था, और मॉस्क के ऊपरी डोम पर चढ़ के वहाँ से वो जन्नत की तरफ रवाना हुए थे। कुछ समय के पश्चात हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण हुआ। उस मस्जिद का नाम हराम अल शरीफ है। हरम अल शरीफ, हरम अल शरीफ अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल का एक ओहदा रखता है इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए। फिर पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्नत जाने के पश्चात सन 632 ईस्वी पूर्व में हम देखते हैं कि वहाँ पर मुसलमान लोग पैलेस्तीन में पूरी तरीके से आक्रमण कर देते हैं। और वहाँ पर उस समय जो है बेजेंटाइन एम्पायर का साम्राज्य था, उस समय उनका शासन था। और उसी के आसपास हमें ये देखने को मिलता है कि अल अक्सा अल अक्सा मस्जिद का निर्माण हुआ। अल अक्सा दोस्तों वही मस्जिद है जो इस्लाम धर्म के अनुसार तीसरी सबसे पवित्र स्थान है। मक्का और मदीना के बाद अल अक्सा का जो है स्थान वो तीसरी नंबर पर है। फिर हम क्रिश्चियन की बात अगर करें तो क्रिश्चियन के अनुसार यहाँ पर ईसा मसीह को फांसी मिली थी, या ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। और कुछ मतों का मानना है कि ईसा मसीह फिर यहीं पर दोबारा जन्म लिए, और कुछ समय बाद वो दोबारा जन्म, अभी भी उन लोगों का यही मत है कि इस समय भी ईसा मसीह आएंगे और वो दोबारा जन्म लेंगे। तो मित्रों, बेसिकली हम ये देख पा रहे हैं कि जो जेरूसलम का एरिया है, मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही रहा है। उसको कब्जा करने के लिए या उस पर अपना आधिपत्य दिखाने के लिए लगातार 100 वर्षों से, 500 वर्षों से, 1000 वर्षों से
जितनी भी जद्दोजहद होती हुई आ रही है सिर्फ उस 35 एकड़ के ज़मीन के लिए होती आ रही है। शुरुआती दौर पर वहाँ पर रोमन एम्पायर का कब्जा था, उसके पहले यहूदियों का कब्जा था, फिर मुस्लिम का कब्जा हुआ, फिर कुछ समय बाद क्रिश्चियन आए। ये सिलसिला लगातार चलता रहा, युद्ध होते रहे, कब्जे होते रहे, कब्जे छुड़ाते गए, लेकिन ये जो युद्ध है, ये जो लगातार संघर्ष का मामला है, वो नहीं रुका और वो आज तक चला आ रहा है। ये तो रहा इतिहास। आखिर मुख्य रीज़न क्या रहा है इजराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। चलिए अब हम थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। आखिर मॉडर्न हिस्ट्री में 19वीं सेंचुरी में 20वीं सेंचुरी में क्या चीज़ें हुई जिसके बाद हमें अब इतने बुरे हालात दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। हम चलते हैं 20वीं शताब्दी की तरफ। 20वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि सन 1517 से लेकर 1917 के आसपास पूरे जो वेस्ट एशिया का जो एम्पायर था उसके ऊपर ऑटोमन एम्पायर का शासन था। पूरे एशिया वेस्ट एशिया में उस समय इजराइल इजराइल और फ़लस्तीन का जो एरिया था उसे लैंड ऑफ इजराइल के नाम से जाना जाता था। वहाँ पर कोई भी ऐसा इजराइल या फ़लस्तीन नामक कोई भी देश नहीं था उस समय। उसे हम लैंड ऑफ इजराइल के नाम से जानते थे और वो लोग काफ़ी खुशमिजाज थे, अच्छे से पीसफुली रहा करते थे। कुछ समय बाद उसी के आसपास अगर हमें देखें तो एक क्रूसेड हुआ। क्रूसेड को बेसिकली हम होली वार बोलते हैं, जो धर्म के बीच की लड़ाई होती है या धार्मिक लड़ाई जिसे हम बोल सकते हैं, उसे हम क्रूसेड वार बोलते हैं। बात उस समय की है जब यहूदियों को हर जगह से दुत्कारा जाता था। उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिलती थी, उन्हें कहीं भी इज्जत नहीं दिया जाता था। तो वो लगातार विश्व के हर एक कोने से, यूरोप के हर एक कोने से वे लोग किसी एक ऐसे स्थान पर जाना चाहते थे, उनका वो ऐसा स्थान जिन्हें वो अपना मानते थे। यहूदियों को ऐसा लगता था कि जो इज़राइल लैंड ऑफ इज़राइल वाला एरिया है वो उनके पूर्वजों का है, वो उनके पूर्वजों के द्वारा बनाया गया है। तो वो उस एरिया की तरफ पलायन करने लगे और सन 19वीं सेंचुरी के आसपास या 19वीं शताब्दी के आसपास हम ये देखते हैं कि एक पत्रकार थे ऑस्ट्रो हंगरेनियन, जो जीविश यहूदी पत्रकार थे। उनका नाम था थियोडर हर्ज। थियोडर हर्ल ने एक नया टर्म लॉन्च किया या एक नया मूवमेंट लॉन्च किया जिसे हम जियोनिज़्म का नाम देते हैं। जियोनिज़्म बेसिकली ये था कि विश्व के जितने भी पार्ट्स थे, वहाँ के जितने भी यहूदी थे, वो लोग अपने धर्म को पहचाने और वो अपने जो नेटिव लैंड था उनका या जो मातृभूमि था वहाँ पर आने के लिए वो लोग उत्सुक हो गए और माइग्रेशन लगातार चालू हो गया। तो इसी के आसपास हम देखते हैं कि जो एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जुडाइज़म को लेकर या यहूदियों को लेकर, इन पत्रकार के देन से हुआ है। फिर हम आ जाते हैं, बात उस समय की है जब वर्ल्ड वार अपने चरम सीमा पर था। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है शासन था इजराइल और फ़िलिस्तीनी एरिया में। ब्रिटिश गवर्नमेंट सन 1970 में 17 से 23 के बीच में बाल्फोर डिक्लेरेशन नाम का एक योजना निकालते हैं। बाल्फोर डिक्लेरेशन के अनुसार ऐसा बताया गया था, ब्रिटिश यहूदियों से अपना सपोर्ट मांगते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करिए, फिर हम युद्ध जीतने के पश्चात जो है आपको एक हम प्रॉपर एरिया देंगे, आप वहाँ पर अपना स्टेट बनाइएगा, अपने लोगों को रखिएगा। फिर ठीक उसी समय जो ब्रिटिश था वो लोग अरब के जो भी कंट्री थे, जो इस्लामिक लोग थे या इस्लामिक पीपुल थे, इस्लामिक के स्टेट वाले लोगों को भी एक लालच देता है कि आप हमारा युद्ध में सपोर्ट करिए, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में सपोर्ट करिए, हम आप लोगों को भी एक अलग स्थान देंगे और उसमें आप लोग अच्छे से जीवन यापन करना या अलग स्टेट बनाना। फिर ठीक उसी समय हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश जो है एक चाल चल देता है। वो चाल क्या होता है, ब्रिटिश उसी समय फ्रेंच से समझौता करता है और वो ये ऐसा बोलता है कि आप हमारा सपोर्ट करिए, फिर हम आपस में जो हिस्से होंगे हम एक दूसरे में बांट लेंगे। फिर उसके बाद युद्ध समाप्त होता है और उसके बाद से अरब टेरिटरी जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। नीचे वाला हिस्सा ब्रिटिश ले लेता है, ऊपर वाला हिस्सा फ्रेंच के पास चला जाता है। कुछ समय बाद हम ये देखते हैं
कि ब्रिटेन इजराइल लैंड ऑफ इजराइल के ऊपर पूरी तरीके से ब्रिटेन का कब्जा हो जाता है। लेकिन फिर भी क्रूसेड की वजह से या भेदभाव की वजह से या रिस्पेक्ट न देने की वजह से लगातार यहूदियों का जो माइग्रेशन था उस लैंड ऑफ इज़राइल में या फ़िलिस्तीन में होना चालू हो गया था। और वो इतना तेज़ी से माइग्रेशन हो रहा था, इतने ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे थे कि वहाँ पर जो नेटिव पीपुल थे उन लोगों को परेशानी होने लगा। तो फिर उसी समय जो अरब जो पीपुल थे या जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे, वो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जो है एक रिवोल्ट कर दिए। वहाँ पर एक लगातार संघर्ष चला, लेकिन ब्रिटिश ने उन्हें हरा दिया। ब्रिटिश ने उन्हें हराने के बाद कुछ किया, उन्होंने एक ऐसा काम किया कि जो माइग्रेशन था उसके लिए उन्होंने लॉ बनाया कि ज़्यादा माइग्रेशन ना हो पाए, उसके लिए कुछ संख्या उन्होंने निर्धारित किया। और उस संख्या को अगर वो माइग्रेशन ब्रीच करता है तो उसे इलीगल करार कर दिया जाएगा। तो इससे एक थोड़े हद पर अरब जो है खुश था। खुश क्या था, समझौता करना पड़ा। लेकिन अब जो है समय बदल चुका था। बात अब 1940s 1945 की है। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम सीमा पर था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था और नाजिज़्म के दुष्प्रभाव से, नाजिज़्म के प्रकोप से या हिटलर के प्रकोप से यहूदियों पर काफ़ी अत्याचार हो रहा था। उस समय अगर बात किया जाए तो 6 लाख से ज़्यादा यहूदी जो है मारे जा चुके थे हॉलोकॉस्ट में। इन्हीं डर के वजह से, इसी डर के वजह से वहाँ से यूनान से मैक्सिमम जो यहूदियों का पलायन था वो स्टार्ट हो चुका था। और सन 1946 से 47 के बीच में इतना ज़्यादा पलायन हुआ कि ब्रिटेन उस समय परेशान हो गया। और ब्रिटेन परेशान होने के बाद उस एरिया को छोड़कर भागने लगा और वो यूएन से मदद मांगने का गुहार लगाया। और बाद में यूएन जो है साझेदारी किया, समझौता किया और उसी समय यूएन जो है एक सेपरेट स्टेट बनाता है। और उस सेपरेट स्टेट का नाम जो है बाद में इज़राइल रखा जाता है। मित्रों, इज़राइल किसी देश का नाम है, वो कैसे नाम पड़ा, इसके पीछे भी एक रिलीजियस कहानी है। ये बेसिकली जो यहूदियों के जो गॉड होते थे, अब्राहम होते थे, जैकब थे, आइजैक थे, उन्हीं जैकब के जो बेटे थे उनका नाम इज़राइल था और वो उन्हीं के नाम पर अपने देश का नाम इज़राइल रखते हैं। सन 1948 के मई में इज़राइल देश का एक गठन हो जाता है पूरी तरीके से। लेकिन फ़िलिस्तीनी जितने भी नागरिक होते हैं या फ़िलिस्तीन एज ए स्टेट, वो उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता है और ये लगातार एक संघर्ष तभी से चला आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि कुछ ही समय के पश्चात जो है अरब इजरायली वार जो है स्टार्ट हो जाता है और वो चारों तरफ से इजराइल के ऊपर लोग हमला बोल देते हैं। अरब में 5 कंट्री शामिल थी, जिसमें से सीरिया, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन एंड लेबनान थे। वो पांचों कंट्री चारों तरफ से हमला कर देते हैं, लेकिन फिर भी इजराइल उस युद्ध में जीतने में सक्सेस रहता है और वहाँ पर सीज़ फायर डिक्लेयर होता है, जिसमें यूएन जो है साझेदारी किया था। और उस सीज़ फायर के बाद जो है गाज़ा जो स्ट्रिप है वो इजिप्ट के कब्जे में आ जाता है और जो वेस्ट बैंक वाला पार्ट है वो जॉर्डन के कब्जे में आ जाता है। मित्रों, अभी हम देखेंगे कि गाज़ा और वेस्ट बैंक कौन सा एरिया है। ये है इज़राइल। इज़राइल के जो वेस्ट वाले पार्ट में है ये है मेडिटेरियन सी और नॉर्थ में लेबनान है, सीरिया है, ईस्टर्न पार्ट में जॉर्डन है, वेस्टर्न पार्ट में इजिप्ट है और साउदर्न पार्ट में इजिप्ट है और वेस्टर्न पार्ट में मेडिटेरियन सी है। मित्रों, यहाँ पर ये है गाज़ा स्ट्रिप। आगे आप देख पा रहे होंगे वेस्ट बैंक वाला एरिया है और वेस्ट बैंक के जस्ट नीचे जो है जेरूसलम है। फिर हम आगे चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे अरब इजरायली वार के बारे में और वहाँ पर जो है इजराइल जो है पूरी तरीके से युद्ध को जीत जाता है। फिर आगे जो है युद्ध का सिलसिला जारी रहता है। सन 1967 में एक बहुत ही फेमस युद्ध हुआ जिसे हम 6 डे वॉर बोलते हैं, 6 डे वॉर के नाम से जानते हैं। और उस युद्ध में इजराइल जो है गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर अपना कब्जा जमा लेता है, गाज़ा स्ट्रिप पर अपना आधिपत्य जमा लेता है और गाज़ा बैंक के साथ साथ ही वेस्ट बैंक, द गोलन हाइट्स एंड द सिनाई पेनिनसुला, इन सारे पर
जो है इजराइल का आधिपत्य हो जाता है। और जैसा कि हम वीडियो के शुरुआत में ही बात किए हैं कि जेरूसलम जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है, जेरूसलम एक ऐसा जगह है जिसके वजह से हज़ारों साल से युद्ध होते हुए आ रहा है, उसको भी वो अपने कब्जे में ले लेता है। फिर आगे हम देखेंगे कि सन 1982 में इजराइल जो है लेबनान पर अटैक करता है और वहाँ पर जितने भी पैलेस्टीनियन या फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं या मिलिटेंट होते हैं, उन लोगों को वहाँ से खदेड़ देता है। मित्रों, पीएलओ जो था, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका निर्माण सर 1964 ईस्वी में हुआ था फिलिस्तीनियों को आज़ाद कराने के लिए। और वो बेसिकली देखा जाए तो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो आर्म्स स्ट्रगल में विश्वास रखते थे कि लड़ाई करके हम फ़िलिस्तीनी का जो एरिया है, जो गाज़ा स्ट्रिप है, हम उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। फिर उसी समय हम देखते हैं कि इजराइल जो है अपना अलग अलग सेटलमेंट बनाने लगा, यहूदियों का अलग अलग सेटलमेंट बनाने लगा। वो हर जगह पर, चाहे वो ईस्ट जेरूसलम हो चाहे वेस्ट जेरूसलम हो, पूरी तरीके से यहूदियों का कब्जा होना स्टार्ट हो गया था। फिर हम देखते हैं सन 1987 में, जिसका एक टर्म है, उसको नाम दिया गया फर्स्ट फ़लस्तीनियन इंतिफादा। इंतिफादा को अरबिक शब्द में बोलते हैं शेकिंग ऑफ, हिला देना। एक तरीके से ये एक ऐसा शब्द है कि जो पूरी इतिहास को हिला देने वाला होता है। ये बेसिकली एक युद्ध के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, कि किस तरीके से जो इजराइल है वहाँ पर गाज़ा में या वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा करता है। हज़ारों लाखों के हज़ारों और सैकड़ों की संख्या में लोग जो है मारे जा रहे हैं। फिर पहला जो पैलेस्टीनियन इंतिफादा का जो एक अंत हुआ, वो एक पीस एकॉर्ड्स के द्वारा हुआ, और उस पीस एकॉर्ड का नाम था ओस्लो पीस एकॉर्ड, जो कि सन 1993 में साइन हुआ था। और उस समय के मौजूदा जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था इत्छाक रेविन एंड यासिर अराफत, जो पीएलओ के लीडर है। इन दोनों के मध्यस्थ समझौता हुआ और जो पहला पैलेस्टीनियन इंतिफादा था वो ख़त्म हुआ। फिर कुछ समय बाद सन 1997 में हम देखते हैं कि दोबारा से वो क्रम चालू हो गया। लेकिन जितने भी पीस अकॉर्ड साइन हुए थे, उन सबको दरकिनार करते हुए फिर दूसरी बार युद्ध जो है छिड़ जा चुका था। फिर भी उस समय भी इजराइल जो है पूरी तरीके से जीत हासिल कर लेता है, और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। कई बार अल अक्सा जो मस्जिद है, वहाँ पर बमबारी होती है या वहाँ पर वायलेंस छिड़ जाता है। काफ़ी कभी वेस्ट वॉल वाला जो टेम्पल है, वहाँ पर कोई फिलिस्तीनी जो है यहूदियों के ऊपर पत्थर मार रहा है, तो कभी यहूदी किसी इस्लाम धर्म को मानने वाले के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपस में पैरेलली चल रही हैं। फिर भी हम देखते हैं कि सन 2014 की बात है। सन 2014 में फ़िलिस्तीनी जाते हैं और उनका एक सैनिक था, फ़िलिस्तीनी का जो एक सैनिक था, यहूदियों को मार देता है। और ये एक इमीडिएट रीज़न बताया जा रहा है, या इमीडिएट रीज़न बताया जाता है कि फ़िलिस्तीनी सैनिक जैसे ही यहूदी को मारा, फिर यहूदी और फ़िलिस्तीनियों के बीच एक युद्ध स्तर पर तकरार छिड़ गया, और वहाँ से एक व्यापक रूप से एक टेंशन का जन्म होता है, और वो टेंशन आज तक हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। फिर हम इसी कड़ी में देखते हैं सन 2006 ईस्वी में लेबनान वार होता है, जिसको हम सेकेंड लेबनान वार के नाम के जानते हैं। और ये जो युद्ध हुआ था वो इजराइल और लेबनान के बीच में हुआ था। लेबनान को लीड कौन कर रहा था? हिजबुल्लाह एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबनान को लीड कर रहा था। और कुछ ही समय बाद जो है इस युद्ध को भी यूएन द्वारा ब्रोकर्ड किया जाता है और सीज फायर डिक्लेयर किया जाता है। और जो हिजबुल्लाह है वो लेबनान का शिया ग्रुप के या शिया समूह के इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं। ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। मिलिटेंट ग्रुप मतलब जो पूरी तरीके से आर्म्स स्ट्रगल में विश्वास रखते हैं। फिर मित्रों, अभी हाल ही के न्यूज़ में हम ऐसा सुनने को मिला होगा कि जो हमास वाले हैं या हमास मिलिटेंट ग्रुप के लोग हैं, उन्होंने इजराइल पर हमला बोल दिया है। आखिर ये हमास है कौन? हमास जो है एक सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप के मेंबर हैं, जो कि
फ़िलिस्तीनियों की आज़ादी के लिए लड़ते हुए आ रहे हैं और वो लोग अब एक्टिव पॉलिटिक्स में भी हैं, पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहाँ पर इलेक्शन भी कई बार जीते हैं। 2007 में देखते हैं कि हमास ने जो है फतह नामक के एक पॉलिटिकल ग्रुप को हरा दिया था, जो कि पीएलओ को वो लीड करता था। पीएलओ, जैसा कि हम बात कर चुके थे, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसी समय 2007 में इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में या राजनीतिक गलियारों में इसका एक इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है हमास का। हमास जो है अक्सर यही चाहता है कि इजराइल का जो पूरा एरिया है वो हमारे कब्जे में आ जाए, और इजराइल बेसिकली जो ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट जेरूसलम का जो हिस्सा है वो हमारे कब्जे में आ जाए। और ये लड़ाई जो है लगातार बढ़ती हुई चली आ रही है। सन 2008, सन 2012, सन 2014, सन 2021 लगातार हमने देखा है, न्यूज़ चैनलों में देखा है, समाचार पत्रों में देखा है कि ये टेंशन लगातार जो है अभी भी चली हुई आ रही हैं। इसका कोई सलूशन नहीं है। क्या कोई सलूशन है? जी नहीं, अभी तो हमें कुछ नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है, लगातार रॉकेट गोले दागे जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो जहाँ तक हमें लगता है किसी भी युद्ध का ये सलूशन तो नहीं हो सकता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। ये हम देखते हैं कि जो है करंट सिचुएशन क्या है, अभी वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके से चीज़ें अभी काम कर रही हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो गाज़ा पर है, वो गाज़ा पर अभी हमास जो है रूल करता है। गाज़ा जो हम देख रहे हैं ये है, गाज़ा वाले जो पार्ट पर है अभी हमास जो है रूल कर रहा है, और वेस्ट बैंक का जो ईस्ट जेरूसलम वाला पार्ट है वो जॉर्डन के हिस्से में, और जो वेस्ट जेरूसलम का पार्ट है वो इज़राइल के कब्जे में है। और जो इज़राइल का जो गाज़ा का पूरा एरिया है वो इजिप्ट के बॉर्डर से टाइटली जुड़ा हुआ है। तो ये गाज़ा स्ट्रिप जो है इज़राइल के बिल्कुल सटे हुए है। ये एक अन्य रीज़न बन जाता है कि लगातार जो है लड़ाई अभी भी चालू है। फिर हम बात करते हैं जेरूसलम के बारे में। जेरूसलम के बारे में बात करेंगे हम। वीडियो के शुरुआती दौर पर जेरूसलम के संबंध में बातें कर चुके हैं। फिर ये वही सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से जेरूसलम जो है इम्पॉर्टेंट रहा है, किस तरीके से जेरूसलम जो है इम्पॉर्टेंट रहा है, कैसे ये सारी चीज़ें हैं। मित्रों, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम एक चीज़ तो बोल सकते हैं कि ये मुद्दा सिर्फ रिलीजियस मुद्दा नहीं है या जेरूसलम का मुद्दा नहीं है। जब हम लोकेशन को अच्छी तरीके से देखेंगे तो हमें ये एक चीज़ पता चलेगा कि जो इज़राइल का जो एरिया है या जेरूसलम का जो एरिया है वो एक ऐसा एरिया है, शुरुआत में 1000 साल पहले, 500 साल पहले ये लड़ाई किसी और अन्य कारण से भी लड़ी होती आ रही है। इज़राइल का जो एरिया है वो मेडिटेरियन सी के बिल्कुल सटे हुए है, और ऐसा मानना है लोगों का, ऐसा मानना है कि इस एरिया पर अगर किसी का कब्जा है तो पूरे ईस्ट और वेस्ट के ट्रेड पर उसका कब्जा है, क्योंकि मेडिटेरियन सी में ही स्वेज कनाल है। अगर स्वेज कनाल के पास या स्वेज कनाल पर किसी का आधिपत्य हो जा रहा है तो उसका जो है ईस्ट और वेस्ट के ट्रेड में कब्जा हो जा रहा है। तो ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच के युद्ध का, या इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का। तो मित्रों, ये रही सारी चीज़ें जो हम लोगों को जानना चाहिए, इतिहास जानना चाहिए कि आखिर क्या रीज़न रहा है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच का। तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।